नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एसटीएन की खास पेशकश राज्य बजट 2021-22 में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नशरा खान चौधरी। राज्य बजट पेश हो गया है, सभी को बेसब्री से इंतजार था। केंद्र बजट के बाद राज्य बजट को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि किस तरह का रहेगा। जैसा कि केंद्र बजट पेश हुआ पेपरलेस था, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपना बजट पेश किया वो भी पेपरलेस रहा। 2 घंटे 46 मिनट का ये जो बजट रहा, उसमें कई सारी बातें की गई हैं, बहुत सारी सौगातों का अंबार लगा दिया गया है और पूरी कोशिश की गई है कि हर तबके को खुश रखा जाए, चाहे छोटे बच्चे हो, यानी कि जो 6ठी कक्षा तक जो बच्चे स्कूल जाएंगे, 8वीं कक्षा तक के लिए भी यूनिफॉर्म मुफ्त कर दी गई है, 5वीं कक्षा तक के लिए विद्यार्थियों के लिए किताबें मुफ्त कर दी गई हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य की बात करें, हर क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं की गई और खासतौर पर जो मेन फोकस रहा, किसानोन के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई है। और अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो स्टैंप ड्यूटी भी घटा दी गई है। पहले जहां पर 6% हुआ करती थी, अब 4% कर दी, यानी कि 50 लाख तक का अगर आप घर लेने का सपना सोच रहे थे तो अब बहुत जल्द आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। उसके अलावा देसी घी अगर आप खाते हैं वो भी सस्ता हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सस्ते कर दिए गए हैं। तो पूरी तरह से जो बजट है बहुत खूब रहा है। खासतौर पर कोटा की हम बात करें, हमेशा एक मुद्दा रहता है, हमने बहुत बार वार्ता की है, एक मुद्दा हमेशा उठता आ रहा है। नए अस्पताल की मांग हमेशा एसटीएन ने भी की है और जो भी हमारे साथ प्रबुद्धजन जुड़ते थे सभी की यही मांग थी कि एक नया हॉस्पिटल आए जहाँ पर कई सारी सुविधाएं हों। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का भी ध्यान रखते हुए कोटा शहर के लिए सौगात दी है कि 125 बेडेड नया अस्पताल बनेगा। साथ ही साथ जो हमारा पुराना अस्पताल है उसमें आईसीयू, एनआईसीयू के लिए भी नए बेड बनाए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शहर के लिए काफ़ी रही हैं। तो चलिए बिना देरी किए, बहुत सारी बातें हमने कर ली, बहुत सारे मुद्दे हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं और जानेंगे कि क्या वाकई जो बजट है वो हमारे लिए सौगात भरा है या फिर सिर्फ एक कह सकते हैं कि लॉलीपॉप दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि अब तक जो हमारी राज्य है, हमारे पास लगभग 3,80,000 करोड़ का 80 लाख जो बता रहे हैं, 3 लाख 4 लाख मान लेते हैं हम कि इतना करोड़ का तो यहाँ पर कर्जा है। और ऐसे कर्जे में अब नई योजनाएं जो ला रहे हैं वो किस तरह से पूरी हो पाएगी। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं कोटा के कई सारे प्रबुद्धजन, उनसे हम जानेंगे कि उनकी नज़र में बजट कैसा है। तो आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं महासचिव कोटा व्यापार महासंघ। बजट 2020-21-22 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया और इस बजट को में पूरी तरह से कोरोना वायरस की छाप हमें नजर आई। सबसे पहले इसमें जो घोषणाएं की गई है वो लोक लुभावनी घोषणा है, जैसे 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी ऋणों पे उद्यमियों को दी गई है। स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया स्टार्टर को सब्सिडी दी जा रही है। और भी कहीं जैसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया। नई योजनाओं में पर्यटन पे 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात है, वो भी कोरोना से प्रभावित है। जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम पे अपन देखें, हम लोग देखें तो जोधपुर में 100 करोड़ का एक पार्क की घोषणा की गई है। कुल मिला के हम ये माने कि घोषणाएं बहुत है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और किसानों के लिए कई घोषणाएं हैं। और इन घोषणाओं को इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से सरकार द्वारा किया जाएगा ये देखने का विषय है। हम ये मानते हैं कि एक साल पूरा कोरोना, अगले पहले बजट का पूरा साल कोरोना काल का निकल गया और कोरोना काल के निकलने की वजह से जो घोषणाएं थी वो घोषणाएं किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे आज उद्योग प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से ब्याज में 6% की और 4% की छूट दी थी। वह इम्प्लीमेंटेशन जब जाता है उद्यमी तो वो महसूस करता है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, उसको अटका दिया जाता है। तो ये ऋण की योजना भी हम बहुत अच्छी मानते हैं कि 50 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए दी है, तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन जो आज उद्योग और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से एक साल में कोरोना से लोगों को घाटे हुए हैं, नुकसान हुआ है, व्यापार और उद्योग प्रभावित हुए हैं
उसकी दिशा में सरकार द्वारा ऐसी कोई कार्य योजना नहीं घोषित की गई है जिससे उनको पुनः पटरी पे ला सके। अब हम लोग यही देख रहे हैं कि ये घोषणाएं अच्छी है, लेकिन जो सरकारी कई लाइबिलिटियां हमारे ऊपर डिसाइड है, जैसे टैक्स की लाइबिलिटी है, अभी एक सेस नया टैक्स हमारे ऊपर केंद्र सरकार करने लागू किया है, उसकी नोटिस हमें मिल रहे हैं, और कई बकाये हमारे ऊपर आज जीएसटी के बकाये, इनकम टैक्स के, तो उसमें एक छूट का प्रावधान भी सरकार को दिया जाना चाहिए, वो इस बजट में नहीं है। तो कुल मिला के हम यही महसूस करते हैं कि बजट में घोषणाएं अच्छी है। केंद्र सरकार का जो बजट था, अगर दोनों का हम चिंतन करें तो दोनों बजटों में कोरोना वायरस की पूरी तरह छाप है, और इसके लिए आगे सरकार किस तरह के कदम उठाती है, किस तरह की छूटें देती है, हम सब व्यापारियों उद्यमियों की उसकी तरफ दृष्टि घाटा हुआ है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने एक जो घोषणा की है, खासतौर पर जो कार्मिकों का जो वेतन घटाया गया था उसे वापस जारी करने की बात की है, तो ये जो कार्मिक हैं उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि इस दौरान अच्छी खबर मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं। पवन लालपुरिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अशोक गहलोत जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक जादूगर हैं, और उन्होंने इस बजट में भी जादू दिखाने की कोशिश की, और ये भी हम जानते हैं कि जादू में कभी भी रियलिटी नहीं होती है। दिखता आपको कुछ और है और होता कुछ और है। बहुत सारी बजट में घोषणाएं हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो जब आप बजट स्पीच सुनते हैं तो इतना बढ़िया लगता है, लेकिन जब उसका एनालिसिस एज ए प्रोफेशनल करते हैं तो मैक्सिमम घोषणाएं ऐसी है जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। घोषणाएं हैं लेकिन उसके लिए जो फंड का एलोकेशन होना चाहिए, जब तक आपने बजट में उसका एलोकेशन नहीं किया, और ये पिछले बजट में भी हुआ और इस बजट में भी बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो घोषणाएं कर दी गई हैं लेकिन उसका बजट एलोकेशन नहीं किया गया है, और जब तक उसका बजट एलोकेशन नहीं हो तब तक उन घोषणाओं का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। निश्चित तौर से आई वुड से कि अच्छा बजट बनाया गया है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम ये भी आशा करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने घोषणाएं की है उसको वास्तव में असली जामा भी वो पहनाएंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से मैं कुछ जो लॉ से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो चेंजेज आए हैं उनसे सारे व्यापारी बंधुओं को जरूर अवगत कराना चाहूँगा। एक बहुत बढ़िया काम इस गवर्नमेंट ने किया है जिसका मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूं, और उसमें कोई बजट एलोकेशन की भी बात नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे जो एक्ट जीएसटी आने से पहले लागू थे, चाहे वो वैट था, चाहे एंटरटेनमेंट टैक्स था, मोटर व्हीकल का था, एंट्री टैक्स था, इन सब के बहुत सारे डिस्प्यूटेड मामले सबके लंबित चल रहे हैं। इवन जो माल हमने परचेज किया उसके सी फॉर्म हमारे पास नहीं आ पाए थे, जो हमने जमा नहीं करवा पाए, और वो क्योंकि 30 जून 2017 को वो एक्ट सारे समाप्त हो गए, लेकिन उससे संबंधित बहुत सारी जो डिमांड्स है लोगों की वो पेंडिंग चल रही थी। उसके लिए राजस्थान सरकार एक बहुत अच्छी अमनेस्टी स्कीम लेकर के आई है, और स्पेशली मैं सी फॉर्म की बात करूं तो आप या तो उसकी डेट को अभी भी बढ़ा दिया गया, आप जमा करवा सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपके पास सी फॉर्म नहीं भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिलैक्स्ड स्कीम दी है कि 31 मार्च तक 20%, उसके बाद 25% 3 महीने, उसके बाद 30%, यानी आपने मान लीजिए सीएसटी सी फॉर्म के कारण से आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है, तो आप केवल 20,000 जमा करा दीजिए और आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। उसके अलावा भी जितने आपके कोर्ट में केसेस बाकी है या आपकी डिमांड बाकी है, चाहे वो एंटरटेनमेंट टैक्स की हो, चाहे एंट्री टैक्स की हो, चाहे 7-8 जो स्टेट के एक्ट थे उनकी जितने भी डिस्प्यूटेड मामले हैं और जो भी डिमांड आपकी बाकी है, उसको अब जो व्यापारी एवं उद्योगपति उसको जमा करा के उस स्कीम का बेनिफिट सब लोगों को लेना चाहिए। और एज ए प्रोफेशनल जो मैंने उस स्कीम को स्टडी किया है, स्कीम वास्तव में अट्रैक्टिव है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत एक इंपॉर्टेंट, अब 1-2 चेंजेज मैं और बता के मेरी बात को विराम दूंगा। बाकी सब लोगों एक क्योंकि कोरोना काल में पूरे राजस्थान में ही और इवन आई वुड से इन इंडिया
प्रॉपर्टी की रेट्स बहुत कम हो गई है। लेकिन समस्या ये थी कि डीएलसी रेट वही चली आ रही थी और उसके कारण से आपको स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा भरनी पड़ती थी, आपको इनकम टैक्स में टैक्स भरना पड़ता था। राजस्थान सरकार ने डीएलसी जो रेट है उसको 10% कम करने का उन्होंने निर्णय किया है। एक और इम्पोर्टेंट चेंज, क्योंकि अशोक जी होटल इंडस्ट्री से है, होटल इंडस्ट्री में जो राजस्थान की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, और जब आप कोई होटल या रिसोर्ट लगाते थे तो उस स्कीम के अंदर एलिजिबल होने के लिए, यानी कि कन्वर्जन चार्जेस फ्री हो जाए, स्टाम्प ड्यूटी फ्री हो जाए, आपको टैक्स की रिबेट मिले, उन सब के लिए पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो होटल 5 एकड़ जमीन और 10 एकड़ जमीन की थी। उन्होंने बहुत ही लॉजिकली इसको 2 एकड़ और 2.5 एकड़ कर दिया है। तो अब आप इतनी सी जमीन में भी कोई रिसोर्ट या होटल वो लगाते हैं तो आपको जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है उसका आपको बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस किए हैं, वो बाकी सारे सब लोगों के द्वारा आएंगे हैं, वो अगर बाद में समय मिला तो मैं उसको वापस लूँगा। तो मैं अपनी बात को कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ, बजट अच्छा है और बहुत ही लॉजिकल तरीके से बजट बनाया गया है। अशोक गहलोत जी ने वास्तव में जादू का काम किया है। अगर मेरे को इस बजट के लिए बोला जाए तो मैं 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स इस बजट को देता हूँ। थैंक यू। विस्तार से बताया है। और एक हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर जो बजट में खासतौर पर ध्यान दिया गया है, हेल्थ की हम बात कर लें, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी कि हर परिवार को, जो राजस्थान के जो भी नागरिक हैं उनके लिए खासतौर पर ये लाया गया है कि बीमा योजना सुविधा सबको मिली जाएगी। 5 लाख रुपए तक का बीमा सबको मिलेगा। तो ये एक अपने आप में एक नई पहल है। और फिर कुछ दिनों बाद एक हेल्थ, जैसे राइट टू एजुकेशन है वैसे राइट टू हेल्थ विधेयक भी लाने की उनकी मंशा है। आगे देखते हैं क्या होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं। मैं अनिल मुंदड़ा, पूर्व अध्यक्ष एसएसआई एसोसिएशन, अध्यक्ष कोटा रीजन ट्रैक्टर डीलर्स एसोसिएशन। राजस्थान बजट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एमिनेस्टी स्कीम के बारे में जो पवन जी ने बताया, लास्ट ईयर भी घोषणा की थी, लेकिन लगता है कोरोना काल की वजह से इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। इस बार इसके नोटिफिकेशन भी आ गए हैं और ये पूर्णतया लागू हो जाएगी। जैसे सेंट्रल में विवाद से विश्वास स्कीम चल रही है और उसमें उसकी वजह से सभी व्यापारी और उद्यमी जितने भी हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में उलझे हुए थे, उसमें उसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है। मुझे आशा है यही स्कीम एमिनेस्टी जो वैट की है उसका फ़ायदा राजस्थान के व्यवसायी एवं इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा। सरकार इसमें जो बोला है उसको उसी हिसाब से लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, कहीं इफ बट नहीं लगाए। ये जो पावर सीटीओ और नीचे के लेवल पे दिए है वो उसका मतलब उसको विवाद को ख़त्म करने के लिए लगाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए। बाकी घोषणाएं लोक लुभावन हैं, वो जनता के लिए ही ज़्यादा काम आती है। कोई टैक्स कम किया नहीं है, कोरोना में सभी व्यापारी परेशान थे, लेकिन और डीजल पेट्रोल पे जो इस समय का हॉट मुद्दा है उसमें जितना वेट बढ़ रहा है, जीएसटी वेट बढ़ रहा है इनका, उसमें से भी थोड़ी कमी कर देते तो मेरे ख्याल से हर राज्य के नागरिक को फायदा होता। कुल मिला के इम्प्लीमेंटेशन ऐसा इजी हो जाए, इतना पारदर्शी हो और उसका फायदा जनता को मिले, ये उम्मीद हम चाहते हैं। धन्यवाद। से हमेशा हम अब तक जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबका यही कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। एक और जो बजट में घोषणा की गई है, 25 जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी पहल है। तो आइए अब आगे देखते हैं और हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं उनका हम स्वागत करते हैं। अशोक लड्डा, महासचिव चंबल हॉस्टल एसोसिएशन। बजट बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, पर हमें उम्मीद थी क्योंकि कोटा सिटी में 3500 हॉस्टल्स हैं और कोरोना काल में सब बंद पड़े हुए हैं। राज्य सरकार से हमें उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ राहत नहीं मिली है और कुछ टैक्स और आ रहे हैं हमारे सिर पे। तो हम तो यही चाहेंगे आपके माध्यम से कि उन टैक्सों को थोड़ा कम किया जाए। अभी फ़िलहाल तो सेंस लग रहा है, वो सेस भी सब विचार करके राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजे, जो लाखों रुपए के नोटिस आ रहे लोगों को वह बंद किए जाए। बस मैं तो यही करना चाहूँगा।
बजट को लेकर। तो जैसा कि राजस्थानी फिल्मों का क्रेज थोड़ा कम हो गया है, तो इसको वापस से बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और नई चीज़ लेकर आए हैं कि जो फिल्में बनेंगी राजस्थानी उन पर जीएसटी को उससे दूर रखा है, साथ ही साथ प्रोत्साहन राशि देने की भी बात की। तो ऐसे में जो राजस्थानी मूवीज़ हैं अब दोबारा से हमें लगता है कि देखने को मिल सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं अब कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, अनिल अग्रवाल, महासचिव कोटा डिस्ट्रिक्ट सेंटर हॉस्टल एसोसिएशन और पेट्रोल व्यवसायी। कोरोना के संदर्भ में अगर बजट को देखा जाए तो आशाजनक बजट था, क्योंकि प्रदेश ने जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट किया है वो काफ़ी मतलब स्वागत योग्य है। और पेट्रोल में व्यवसाय के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो हमें उम्मीद थी कि डीजल पे जो वेट है 26% और पेट्रोल पे जो वेट है 36%, उसमें कुछ राहत मिलेगी, परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने एक माह पूर्व ही 2% वेट कम करके वो आशा हमारी एक महीने पहले ही खत्म कर दी थी। आज अगर बात करें तो राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। रजत जी, आपने पहले भी मुझे परिचर्चा में कहा था कि आप पेट्रोल को कब तक 100 रुपये में ले जाएंगे, तो वो आज कोटा में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपीज़ हो गया है पर लीटर, और 97 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम भी हो चुके हैं। डीजल 90 को छू चुका है। किसानों को राहत दे देंगे, पर किसानों को अगर 90 रुपये लीटर डीजल मिलेगा तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई राहत की उम्मीद होगी। तो अगर देखा जाए तो बजट कोरोना के संदर्भ में तो आशाजनक बजट था, बाकी व्यवसाय के संदर्भ में देखा जाए तो बजट से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाए। तो यही है कि बजट को अगर नंबर दी जाए तो 50% नंबर बजट को हम देना चाहेंगे। नंबर आप देंगे बजट जिस तरह से रहा है। उसके अलावा कोटा की हम बात करें तो चंबल नदी यहाँ पर है, यहाँ पर हाई लेवल ब्रिज की भी बात की गई है, तो कोटा के लिए तो सौगात भरा ही है। और हाई लेवल ब्रिज जब बनेगा तो देखते हैं कि आसपास के क्षेत्रों के विकास की बात की गई है। विपक्ष का तो कहना है कि बजट कुछ खास नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था कि मेरा सीना 56 इंच का नहीं 60 इंच का है, और उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम तालियां तो बजा दें, क्योंकि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बजट पेश हो रहा है। बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री ने अपने बजट में कही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे साथ जो अगले शख्स जुड़ रहे हैं उनका क्या कहना है बजट को लेकर, किस तरह से उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। नाम दीपक मेहता है। आई एम करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SSI एसोसिएशन कोटा, एंड आई एम ओनिंग अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग कंपनी विच इज़ पायनियर इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी। मैं 2 सेक्टर्स की बात करूंगा जिनसे मैं सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, एक हेल्थ केयर और दूसरा हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा हिट सेक्टर है आज के टाइम पे, और आप मान के चलिए कि बजट अगर हम नंबर दें हैं हॉस्पिटैलिटी के संदर्भ में तो 10 में से 0 ही मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा हम बात करें, मैं क्यों 10 में से 0 दे रहा हूँ उसकी बहुत बड़ी वजह बताता हूँ। ये सेक्टर बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार दिया जाता है, सर्विस ओरिएंटेड है इसलिए, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ मतलब एक भी चीज़ वहाँ पर नहीं थी कि होटल और रेस्टोरेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या बजट में किया गया। टाइमिंग को लेकर हमने इतने टाइम लॉकडाउन रखा, जब रात को 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे, हमने क्या दिया रेस्टोरेंट्स को आज के टाइम पे? कुछ भी नहीं। हम बात करें होटल्स की, होटल्स टूरिज्म पे सपोर्ट होते हैं, टूरिज्म प्रैक्टिकली बंद था, हमने क्या सपोर्ट दिया उनको? नहीं दिया। तीसरी हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर, जो हमारा प्राइमरी फेस ही है। वी आर वर्किंग विद क्लोज टू 70 बिग हॉस्पिटल्स ऑफ राजस्थान। आज के टाइम पर हम डॉक्टर रिक्रूटमेंट में पायनियर है राजस्थान में, हमारी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तनख्वाह नहीं निकाल पाए अपने डॉक्टर्स की। मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी हालत है, पेशेंट लोड के बावजूद गवर्नमेंट कंप्लायंसेस पूरी करने में उनकी हालत खराब हो गई। गवर्नमेंट का 1% सपोर्ट नहीं आया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। जैसे होटल्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जिसका खुला हुआ है उसका क्या है? तो ये टिपिकल थ्योरेटिकल कांग्रेस स्टाइल ऑफ बजट है। मैं मान सकता हूं कि अगर मैं कागज में प्रूव करूं तो इसको 10 में से 10 दूंगा, मगर जब मैं मेरे सेक्टर की उठाकर देखूंगा तो चीजें कहीं ना कहीं कमी है। अशोक गहलोत जी एक अच्छा मैनेजमेंट वाले इंसान है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए कुछ ना कुछ वो देंगे। केयर के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ, जैसे कि बीमा योजना की हम बात कर लें, नए अस्पताल की बात कर लें, जयपुर में SMS में कार्डियोलॉजी के लिए उन्होंने स्पेशली कर रहे हैं। मैम मैं उद्योग वाला इंसान हूँ, मैं सरकारी नहीं हूँ। मैडम कहना ये है
कि जो ऑलरेडी जो रनिंग कर रही है चीजें, उनको जो पटरी पे उतर के उनको पटरी के लाने का। मैम आप नया भवन बना सकते हो, जो बने हुए हैं उनको बिगाड़ रहे हैं क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं आज के टाइम पर 100+ बेडेड हॉस्पिटल्स मेरे पास 100 हैं, विच वी आर केटरिंग, वी आर सप्लाइंग मैन पावर। वो अपने नर्सिंग स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर को तनख्वाह दी जाती है। आप ये समझिए, जब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ना उनकी इंटरेस्ट रेट में कोई रियायत मिली है सेंटर की तरफ से, तो स्टेट का ये दायित्व बनता था कि वो इन सेक्टर्स को सपोर्ट दे, किसी भी प्रकार से रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट दे। इतनी ज़्यादा मैन पावर, इससे ज़्यादा मैन पावर किसी भी सेक्टर में नहीं होती, दोनों से ज़्यादा। और आप डॉक्टर जिसको खुदा कह रहे हो, उसको साइमल्टेनियसली तनख्वाह नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सपोर्ट नहीं किया गया है इस बजट में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल शुड बी सपोर्टेड बाय दिस सेक्टर, बाय दिस बजट। थैंक यू मैम। तो आपने 0 नंबर दिया है बजट को, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये तो अपनी अपनी सोच है। 0 बजट, 0 नंबर भी मिलते हैं, क्योंकि पहले भी हमने जब बात की थी तो पर्टिकुलर 3 सेक्टर्स में तनख्वाहें नहीं मिल रही है मार्केट में। एक ENT का पेशेंट नहीं है अभी मार्केट में, क्योंकि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड ब्रांच है ENT ब्रांच, डर्मेटोलॉजी ब्रांच। जो इलेक्टिव सर्जरीज जिसे हम कहते हैं ना, वो 0 हो चुकी है मार्केट में, इसलिए तनख्वाह नहीं है। मगर अब आप उसे एक साइड भगवान बता रहे हो, दूसरा उसके घर में अनाज नहीं आ पा रहा। बिल्कुल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जो एक स्पेशल पैकेज की आपने डिमांड की, वो अगर होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, उससे कि एक सपोर्ट मिल जाता। क्योंकि जैसा कोरोना पैकेज के तो उन्होंने बात की है, लेकिन स्पेशली पर्टिकुलर किसी फील्ड को लेकर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन राहत पैकेज को ज़रूर उन्होंने मेंशन किया है। और हम बात करते ही जा रहे हैं, बजट को लेकर अपने अपने विचार सब प्रकट कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं, उनकी क्या राय है बजट को लेकर। मैं राजकुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट DSSI एसोसिएशन कोटा। मेरे हिसाब से बजट में 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करी गई है, क्योंकि मैं औद्योगिक संस्थान से हूँ, इसलिए सबसे बढ़िया बजट में ये किया है कि 64 उपखंडों में नए औद्योगिक क्षेत्र लगाए जा रहे हैं। ये बहुत। दूसरा, एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ कि 50% तक के जो फ्लैट हैं उस पर स्टैम्प ड्यूटी 6% से 4% कर दी गई है। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। तीसरा, सबसे बड़ी चीज जो कि जिसको कभी कोई ध्यान नहीं देता, एक वेटरनिटी मोबाइल वैन चलाई गई है, जो कि 102 नंबर जिसका रखा गया है कि अगर कोई भी पशु अगर बीमार होता है या कोई किसी भी अवस्था में है, तो जैसे 105 नंबर है, ऐसे 102 नंबर की व्यवस्था की गई है। तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। और दिगोद, जैसे हाड़ौती की बात करें तो दिगोद सागौद में नए औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे, तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से बजट संतुलित बजट है, अच्छा बजट है। और नंबर की जहां तक ताल्लुक है, तो 10 में से 8 नंबर में इसको बजट को दूंगा। जी, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बात करें युवाओं के लिए, खास तौर पर इसमें जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं युवा, उनके लिए रोडवेज में फ्री सुविधा दी गई है। बिना टिकट के वो ट्रैवल कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ रोज़गार की बात की गई है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि पहले जो रोज़गार की बात की गई थी वही अब तक पूरे नहीं हो पाए। जितनी भर्तियाँ होनी थी वही अब तक पूरी नहीं हो पाई है। तो आगे जो इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन किस तरह से भर्ती की जाएगी वो समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे साथ अगला कौन जुड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं जम्मू कुमार जैन, आगामी अध्यक्ष SSI एसोसिएशन। मेरे हिसाब से तो बजट बहुत अच्छा है। जो इसमें जो सबसे मेन चीज़ मुझे लगी, जो लघु उद्योगों को संबल देने के लिए, जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 10,000 नए उद्योग इसमें लगाने के लिए घोषणा करी है मुख्यमंत्री साहब ने। यह बहुत अच्छा कदम है। अगर 10,000 उद्योग लगते हैं और 50 करोड़ तक की उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है ब्याज के अंदर, 50 करोड़ रुपए के ब्याज की सब्सिडी उसके अंदर गवर्नमेंट देती है, तो 100% इंडस्ट्रीज को बढ़ावा इसमें मिलेगा। बस ये इम्प्लीमेंट हो जाए। घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसलिए कई बार प्रॉब्लम्स में सब लोग आ जाते हैं। बाकी बजट अच्छा है। एक हमारी स्टोन पार्क की हमारी एक डिमांड काफ़ी दिनों से चली आ रही है, क्योंकि कोटा में एक स्टोन का काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो स्टोन पार्क हम लोगों की डिमांड थी, जो इस बजट में भी पूरी नहीं हुई। उसमें हम थोड़े निराश हुए। बाकी ओवरऑल बजट अच्छा है। तो मुख्यमंत्री ने अपने विपक्ष
को भी खुश करने की कोशिश की, क्योंकि अभी जो विधायक 4 विधायकों का निधन हुआ उसमें उन्होंने उन्हीं के क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय लाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर उनकी मंशा थी कि विपक्ष भी इससे खुश रहे, और साथ ही साथ कन्याओं के लिए उन्होंने मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन की भी बात की है। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं। मैं ईशान अरोड़ा, सेक्रेटरी दी SSI एसोसिएशन कोटा। जैसा कि काफ़ी कांग्रेस विपक्ष में ये चीज़ बोल रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं और सिलेंडर के भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, शायद राजस्थान सरकार अच्छे से सपोर्ट कर सकती थी वैट को कम करके। जैसा कि बताया गया कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रेट है पेट्रोल और डीजल की। डीजल अगर 90 रुपये मिलेगा तो किसान को क्या राहत मिलेगी, क्या कुछ कमाएगा और खाएगा, क्योंकि पूरा डिपेंडेंसी है डीजल के ऊपर। कभी तो बात ऐसी भी आती है कि किसान अपने गांव से शहर तक अपनी फसल को लेकर के आता है तो उसका वो खर्चा तक नहीं निकल पाता जो उसको वहाँ पर जो डीजल और ट्रांसपोर्टेशन का वो खर्चा करके आया है। तो शायद गहलोत सरकार ये दे सकती थी राहत वैट कम करके। और दूसरा जो बात आई है कि 2 साल के अंदर हम 50,000 भर्तियां करेंगे या नौकरी देंगे। पहले के भी कमिटमेंट पूरे नहीं हुए हैं और आगे की घोषणा आपने और कर दी है। ये घोषणा को देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के चुनावों की आप तैयारी कर रहे हैं कि हम युवाओं को आज अगर बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, शायद युवा हमारे प्रति और अट्रैक्ट होंगे और हमें शायद हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। तो ऐसी घोषणाएं आपने कर दी हैं, लेकिन उसका ग्राउंड वर्किंग रियलिटी क्या है, उसकी भी योजनाएं अगर आती साथ में तो मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय रहता कि हाँ वाकई में जो घोषणाएं की गई हैं वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी ग्राउंड लेवल पे। धन्यवाद। बिल्कुल, तो हम बजट को देखें, वैसे कृषकों के लिए तो काफ़ी सारी घोषणाएं हैं और जो ऋण ब्याज मुक्त ऋण की भी बात की गई, 2000 करोड़ रुपए कृषक कल्याण के लिए भी बात की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बजट को लेकर लोगों की सौगात, हम कह सकते हैं कि उन्हें सौगात मिल रही है और कई सारी जगह, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ही सबका यही कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे। तो इस तरह से हमने आप सभी प्रबुद्ध जनों के विचार जाने हैं और लगभग सभी ने एक ही चीज़ कही कि बजट तो ऊपर से देखने में बहुत अच्छा है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, किस तरह से नहीं होता। ईशांत भैया ने भी अभी एक जिक्र किया, मैं आपको उसी पे लेकर के आना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि ये जिस तरीके के लोक लुभावन बजट हम देखते हैं उस पर कोरोना या और कोई तो सब चीज़ें हावी दिखी रही हैं, हमें बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आने वाले मध्यावधि चुनाव की धमक भी हो सकती है, शायद उसको प्रभावित करने के लिए, जनमानस को प्रभावित करने के लिए आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा लग रहा है आपको कि राजनीतिक मामला भी यही है? ये जो बजट जिस परिस्थितियों में बनाया गया है, घोषित हुआ है, ऐसी परिस्थितियां इस देश ने पिछले 75 साल में देखी और जो परिस्थितियां हम लोगों के सामने आई है, सरकार इस तरह पे हम ये सुनते आ रहे हैं कि सरकार ही ये कहती है कि आप लोग की वसूली हमारे इसलिए है कि हम भी काटेंगे, हमारे पास फंड नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, व्यापारी वर्ग है चाहे उद्यमी वर्ग है या रोजगार से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, उनके सबके बजट फेल हो चुके हैं। उनके पास किसी के पास भी आज के समय में कोई जमा पूंजी या कोई पैसा नहीं बचा है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के पास हमारे उद्योग चलाने के लिए पैसा नहीं है, बजट में घोषणाएं अच्छी की गई है, लेकिन आप ये तो बताएं कि पैसा आएगा कहाँ से, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन होगा। और ये जो भरपाई कोरोना काल के नुकसान की हुई है, इस भरपाई को हम कैसे पूरा करेंगे? न तो हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। अब किस तरह से, जो आपका कहना बिल्कुल सही है कि किस तरह से इससे उबर पाएंगे, तो ये सोचने वाला मैं कह रहा हूँ कि वित्तीय मैनेजमेंट राज्य सरकारों को ऐसा करना चाहिए जिसमें उनकी ऑथेंटिकता भी बने, लोगों को लगे कि नहीं जो सरकारें कहती है वो काम पूरा होता है। आज मैं कह रहा हूँ इस बजट को देख के क्या 12,000 आंगनबाड़ी, महात्मा गांधी स्कूल खोल दिए जाएंगे, इतनी ड्रेसें बांट दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है, आप करो, सरकारें होती गरीबों के हितों के लिए। अशोक जी, बातें तो ठीक है, सरकारें करती रहती हैं, हम झेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, घोषणाएं होती रहती है, देखते रहते हैं, सब करते रहते हैं, मगर ये कितनी बड़ी सच्चाई है
कि आज 70-75 साल बाद भी हमारे देश की सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, उनका कामकाज सिर्फ शराब और पेट्रोल के ऊपर चलता है। उनका पूरा मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, मतलब हमारे पास इतने बुद्धिमानी लोग हैं मौजूद होने के बावजूद, आर्थिक गणित, आर्थिक बड़े बड़े अर्थशास्त्री मौजूद होने के बावजूद ये हम बाहर नहीं ला पाए अपने आप को, हम विकल्प डेवलप नहीं कर पाए। उसकी वजह से ही तो आज आपने जैसा कहा कि 75 साल में सबसे हम दुखद या सबसे गंभीर हालात से जूझ रहे हैं। लेकिन बजट बहुत लोक लुभावन आए, मगर चाह करके भी सरकारें पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं कम कर पा रही। इससे और बड़ी बात क्या होगी, क्या कहेंगे? मैं इस मामले में मैं भी अपनी बात कह दूं, पवन जी को दूंगा मैं, कि सरकारी जो मैनेजमेंट है, आप लोगों ने एक विश्व की अर्थव्यवस्था पे हम लोग जाते हैं, चाइना ने अपनी जो लेबर है, अपनी जो पॉपुलेशन है, उसका यूज प्रोडक्टिविटी में किया है और आज चाइना विश्व की इकोनॉमी का सिरोमार बन चुका। अगर यही चीज़ हमारे देश में राजनीतिक लोग सोचें, सरकारें सोचें, तो निश्चित रूप से हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है और हम जनरेट कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं विश्व को, सब उत्पादन हमारे पास है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ हमारे यहाँ पैदा होती है, फिर ये कमी क्यों? इस पे एक बहुत बड़ा विश्लेषण होना चाहिए जिससे हम लोग इस देश को आगे बढ़ा सके, देश को विश्व के जो विकास की दर वो रेट है उस पर ले जा सके। यही हमारी मंशा है, व्यापारी उद्यमी यही चाहते हैं। पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसान को थोड़ी सी राहत देने के लिए डीजल पे ही वैट कम कर देती सरकार तो क्या हो जाता? देखिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो सरकार का कार्य है, कि जो वो टैक्स का कलेक्शन करती है उससे एक देश का आधारभूत ढांचा डेवलप होना चाहिए, और दूसरा जो लोअर लेवल के जो भी लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट है, आज इस बजट की भी बात करें या और कोई भी बजट की बात हम करें, वो लोक लुभावन जो योजनाएं हैं वो सब लोग डिक्लेयर करते हैं। वो अलग बात है कि कितने लोग इंप्लीमेंट करते हैं, वो एक डिफरेंट इशू है। प्रॉब्लम की अगर हम रूट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो बजट पेश करते समय जो आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट पे एलोकेशन और गरीबों के लिए जो एलोकेशन है उसका एक रेशियो फिक्स होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप आधारभूत ढांचा डेवलप नहीं करोगे तब तक उस गरीब का भी एक्चुअल में भला नहीं हो पाएगा। आज हम मान लीजिए किसान की अभी आप बात कर रहे हो कि किसान को राहत दे देते, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं एज ए प्रोफेशनल जानता हूं कि बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन न तो उनको अवेयर करने का काम किया जाता है कि ये स्कीम का आप बेनिफिट ले सकते हो, और अगर वो रियल में बेनिफिट लेने के लिए भी जाता है तो उसको हमारी जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव, वहां उसको बेनिफिट मिल ही नहीं पाता है। जहां तक एक बात जो अशोक जी अभी कह रहे थे कि कोरोना के कारण राज्य सरकार भी तकलीफ में है, मैं वहां इनको बता दूं कि राज्य सरकार कोई तकलीफ में नहीं है। जब से जीएसटी आया राज्य के सारे टैक्स उसके अंदर जो है शामिल हो गए, और जीएसटी में शुरू के 5 साल तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना उनका कलेक्शन पहले अलग अलग टैक्सेस से आता था उतने की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई है और उतना पैसा उनको मिल रहा है। तो ये रोना कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, ये गलत बातें हैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं। पैसे की वहां कोई कमी नहीं है। पैसे की कमी है तो आप इंफ्रा को डेवलप करने की बजाय बाकी सब योजनाएं तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे जो ये बात कर रहे थे, राजस्थान की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, चाहे आपका हेल्थ इंडस्ट्री है, वहां पे क्यों नहीं हम इंफ्रा डेवलप करने की बात करते? क्यों नहीं हम जो हैं उनको अपग्रेड करने की बात करते? क्यों हम प्राइवेट वाले लोगों को केवल हमारा जानी दुश्मन समझते हैं कि सरकारी है वही चलेगा, प्राइवेट वाला नहीं चलेगा? हम प्राइवेट से आशा तो करते हैं बहुत बढ़िया सर्विस मिले, ये मिले, ये मिले, लेकिन क्या हम वास्तव में उन लोगों की ओर ध्यान दे पाते हैं? हम क्यों उनको चोर समझ करके ही चलते हैं कि ये प्राइवेट वाले तो चोर हैं, और सरकार अगर वो चोर हैं तो सरकारी जगह पे क्या हाल है वो हमारे किसी से छुपा हुआ नहीं है।
वो डिक्लेयर्ड मुनाफा कमाते हैं और वहां ऐसा मुनाफा कमाया जाता है जो कहां जाता है वो सरकार के पास भी नहीं पहुंचता। तो चोर सभी हैं। तो ये केवल बोलना कि साहब ये प्राइवेट वाले हैं, इनको तो क्या जरूरत है, तो प्राइवेट को आप डेवलप नहीं करोगे तो इंफ्रा डेवलप कैसे होगा? सरकार तो कर नहीं रही। तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पूरा एनालिसिस होकर के बजट जो बनाया जाता है उसमें रियल जो बात होनी चाहिए वो इंफ्रा के डेवलपमेंट की होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की आपकी जो बात है मैं भी उससे सहमत हूं। रेट्स वास्तव में बहुत बढ़ गई है और उसमें दोनों ही जगह प्रॉब्लम है, केंद्र में भी प्रॉब्लम है और स्टेट में भी प्रॉब्लम है। और राजस्थान की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में अगर वैट की रेट जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। पूरे भारतवर्ष में वैट की दर सबसे ज्यादा है, केंद्र की रेट तो फिक्स है। कि भाई एक तरफ हम कह रहे हैं कि बजट बहुत दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, खूब कॉस्मेटिक्स उसको लगाई गई है, सब कुछ किया गया है। अब अगर आप असली में ही फायदा देना चाहते तो आप वैट कम करके सीधा सीधा आप उपभोक्ता डायरेक्ट बेनिफिट आप दे सकते हो। मैं इसी बात पे पवन जी और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात चल रही है उसी बात पे एक ऐड करना चाहता हूँ। हम सबका ध्यान ये नहीं जाता कि सरकार की रेवेन्यू जितनी आती है उसकी 80 से 90% सिर्फ तनख्वाह बांटने में नहीं लगा देते हैं और वो डीए बढ़ा देंगे। अभी 15 दिन की सैलरी या जो भी रोक रखी थी वो दे दी, उसका फायदा किसी को मिलना नहीं है। प्राइवेट आदमी अपनी तनख्वाहें नहीं दे पाया 5 महीने तक, वो और डिप्रेस होगा, हर आदमी उससे होगा। सरकारी काम हर को अच्छा लगता है, सरकार को अपने पास से कुछ नहीं जाता। 80 से 90% तनख्वाह बांटने में बजट खत्म हो जाता है, टैक्सेस खत्म हो जाती है और जब इनको और बढ़ानी पड़ती है तो हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं। तो इधर हमारा धंधा वाइबल नहीं रहता, उधर तो सरकार को अब जो स्थिति है भारतवर्ष की या राज्य की, इसमें सोचना पड़ेगा कि हमें कितना % हमें तनख्वाह एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करें और बाकी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर लगाएं। आज बिजनेस करते हैं प्राइवेट तो ये मानना जाता है 20 से 25% एक सैलरी में जाना चाहिए, 25% इंटरेस्ट भी चले जाता है, बाकी का अदर में जाएगा। यदि ये नहीं सोचा गया तो हमेशा यही होगा कि वो सिर्फ अपन से टैक्स बढ़ाते जाएंगे, इसमें पेट्रोल डीजल में सब में बढ़ाते जाएंगे और उस पैसे को वापस बांट देंगे। वो इंफ्रा में नहीं जा रहा, उससे फिर रेवेन्यू नहीं आ रही। तो अल्टीमेटली ये मेरे को लगता है कि ये सोचना चाहिए। मैं आपको गवर्नमेंट का कॉमर्शियलाइजेशन के एक कोटा का ही उदाहरण बताता हूँ। अभी कोटा में गुंदी फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया, खूब सारे प्लॉट वहां उन्होंने निकाले, लेकिन सिस्टम क्या है, एक प्लॉट पे आइए बोली लगाइए। तो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हो या प्रॉफिट कमाना चाहते हो? और उसका नतीजा देखिए, उसका नतीजा क्या हो रहा है कि वहां पे 100 एप्लीकेंट आए, प्लॉट थे 80, लेकिन अलॉट कितने हो पाए? 6। क्यों हो पाए? क्योंकि वो जो 100 लोग थे उन्होंने चॉइस की कि ये वाले प्लॉट पे बोली लगानी है, बाकी जो है उसमें मान लीजिए 10 बिडर थे, एक को प्लॉट मिला और 9 को प्लॉट ही नहीं मिला। अब फिर वापस वो बोली लगाए, न तो सरकार को रेवेन्यू आ रही है। अगर आप जो ऑक्शन का नियम लेकर के आए, कोई इंडस्ट्रियल एरिया सैचुरेटेड हो चुका है, उसमें 2-4 प्लॉट बचे हुए हैं, उस पर आप ऑक्शन करते हो, समझ में बात आती है। लेकिन कोई आप नया इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर रहे हो और उसमें बोलो प्लॉट वाइज ऑक्शन होगा। आप अभी शराब की बात कर रहे हो, शराब के अंदर आज तक लॉटरी सिस्टम चल रहा था, अब बोल रहे एक एक दुकान वाइज बोली लगेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस कर रही है या प्रशासन चला रही है? गवर्नमेंट हैज बिकम बिजनेसमैन। तो जो लोग खुद बिजनेसमैन बन चुके हैं, उनको दूसरों के, जिनके घर खुद के शीशे के बने हुए, उनको दूसरों के यहाँ पत्थर मारने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार आज की तारीख में सरकार नहीं होकर के बिजनेसमैन बन चुकी है। सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जब गवर्नमेंट को ये पता है कि देयर मैनेजमेंट इज पुअर एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, वो बिजनेसमैन से पैसा लेकर खुद क्यों बिजनेस करने उतर जाती है। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहां पर सारी चीजें आती है, आप 200 आंगनबाड़ी खोलना चाहते हैं, 150 हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, जो प्राइवेट, मैंने 10 में से 0 इसलिए दिए। ये बात ये नहीं है कि कांग्रेस की है या बीजेपी की है। बीजेपी का जब ये ऐसे टाइप का इंटरव्यू हुआ था तब मैंने उस टाइम पर भी 0 दिया था। एज अ बिजनेसमैन वी वांट गवर्नमेंट टू सपोर्ट बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन को सपोर्ट कीजिए रादर देन सपोर्टिंग योर ओन सिस्टम। आप डिस्क्लोजर ऐसे देते हैं जैसे सब कुछ आप जनता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कागज में इंप्लीमेंटेशन तो दिख नहीं रहा। इंप्लीमेंटेशन दिखता है 1 साल बाद में, फिर नई स्कीम लेके आ जाते हैं। तो जब तक कोर रूट लेवल पे जो व्यापारी वर्ग है उसको जैसे डीबीटी दिया जाता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर,
ये एक व्यापारी को आपने क्या चिन्हित किया कि किसको प्रॉब्लम हुई कोरोना के दौरान? आप बनाते एक पोर्टल और सबकी वैल्यू लेते, असेसमेंट एक कमिटी बनाते कि भैया इसको वाकई में नुकसान हुआ है क्या? आप आज के टाइम पे देखिए, कोटा में यदि 30 जगह काम चल रहा है, फर्ज कीजिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत सारी दुकानें बंद हुई पड़ी हुई हैं, क्या आपने उनके इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे उनको पैसा वापस दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे किसी की अगर 15 दिन दुकानें बंद है तो 15 दिन के क्या उसकी कमाई नहीं देनी चाहिए हमें? सर, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस के चक्कर में यदि अगर 100 दुकानें आज के टाइम पे बंद है और यदि कोई आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये चीज ना बीजेपी शासन में देखी गई ना कांग्रेस शासन में देखी गई। आपको ये बजट एलोकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट व्हाट कॉस्ट हमेशा देखना पड़ेगा। मैं अगर कोई स्कीम दे रहा हूं जनता को तो उसका बेनिफिट मिले नहीं मिले, कॉस्ट उसकी कौन भर रहा है ये जरूर देखना चाहिए प्लीज। हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, हम कुछ भी हैं, लेकिन उससे सबसे पहले हम एक उपभोक्ता भी हैं। दोनों बजट आए, आपको कहीं से कहीं तक लगता है कि एक उपभोक्ता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपको महंगाई की मार ज्यादा पड़ रही है या कम हुई है? क्या आपको बजट, दोनों बजट को देख करके आपसे बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देश में? प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों बजट के अंदर ही जो है निराशा हाथ लगी। ना केंद्र सरकार ने कोई मदद करी, ना राज्य सरकार ने कोई छूट दी। मैंने तो ये देखा है कि जो भी कोई टैक्स लगता है ना वो लगा हुआ ही रह जाता है। अभी जैसे राजस्थान सरकार ने एक रोड सेस लगा रखा है पेट्रोल और डीजल पे। पेट्रोल पे 1.5 रुपया प्रति लीटर का जो सेस है, और डीजल पे 1.25 रुपया लीटर का सेस है, वो करीबन 5 साल से चलता हुआ आ रहा है। उसको 50-50 पैसे करके लगाया था, किसी वजह से लगाया होगा, वो वजह भी खत्म हो गई, परंतु वो आज भी थोपा हुआ है। कोई भी टैक्स लग जाता है उसको उपभोक्ता की जेब से निकालने की ही गुंजाइश रहती है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और शराब, ये जो चीजें हैं, इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा रेवेन्यू 80 से 90% पैसा इनसे डायरेक्ट सरकार को मिल जाता है, बहुत इजीली कलेक्ट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो दूसरा बिजनेस है जिनसे हम लोगों को रेवेन्यू कम कलेक्ट हो रहा है, तो उन पे फोकस करना चाहिए। किसान की जेब में से आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट देखें तो 40% पेट्रोल की बिलिंग होती है, 60% टैक्स का पार्ट होता है। पहले तो आप उसको गरीब कर दो, और गरीब करने के बाद में उसी को वो पैसा सब्सिडी के रूप में दे दो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो उसको पहले आत्मनिर्भर बनने का मौका तो दो। उसकी जेब खाली करके उसी को अपन सब्सिडी दें, उसी को लोन दें, उसका कर्जा माफ करें, वो व्यवस्था क्यों आती है? एज ए उपभोक्ता जो मेरे से बात आप कर रहे हैं, सिलेंडर की कीमत पिछले 2 महीने में 200 रुपये बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल की कीमत भी 20-22 रुपये लीटर बढ़ गई। तो आम नागरिक और उपभोक्ता की वजह से हमें भी निराशा ही है, हमारा भी खर्चा बढ़ा है। आज की तारीख में अगर डीजल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सारा बढ़ेगा, फल सब्जी, अनाज, गेहूं, खाने पीने की सारी चीजें बढ़ेंगी। किसी ना किसी के घर में जो पैसा आ रहा था उसके अंदर कोई ना कोई उसके अंदर उसका लागत बढ़ी है। तो आम उपभोक्ता तो निराश ही है। से जो तेल की खरीदार थी, आम एक उपभोक्ता, जैसे बहुत सारे सुनने में आई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि जो जोमेटो और स्विगी पे काम करने वाले लड़के थे उन्होंने साइकिल पे अपने को ले आए हैं क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो। आपको लग रहा है कि आपके तेल में भी मतलब कुछ कमी आई है, लोगों की खरीदारी की क्षमता कम हुई है, खरीद की क्षमता कम हो रही है? थोड़ा सा समझना चाहते हैं आपसे, क्या पेट्रोल उतना ही भराया जा रहा है अभी भी? पेट्रोल और डीजल की खपत में कोई कमी नहीं आती। सरकार अगर खपत में कमी आ जाएगी तो सरकार टैक्स भी कम कर देगी। और जहां आप बात करते हैं, एक ब्रेड बेचने वाला है, अगर वो 100 रुपये का पेट्रोल भरवा के और 500 रुपये की ब्रेड बेचता है तो उसकी आज की तारीख में लागत 120 रुपये की पेट्रोल की आ गई, तो उसकी कहीं ना कहीं अर्निंग में 20 रुपये पर डे का कम हो गया। सरकार की खपत में कोई कमी नहीं है। पेट्रोल और डीजल के जो आंकड़े हैं वो कि वही चल रहे हैं। कोरोना काल में थोड़ा सा कम हुआ था, बाकी आज की तारीख के अंदर सेल उतनी हो रही जितनी पहले हो रही थी। मतलब कुल मिलाकर के उपभोक्ता की जेब तो जम के कट रही है, जम के कट रही है। जी, सहमत। राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरी इंडस्ट्रीज में 3 टाइप के प्रोडक्ट लगते हैं, स्टील, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। स्टील में कम से कम 33 से 40% भाव बढ़ गए, एल्यूमिनियम में 20%, और प्लास्टिक जो ABS है, जो मैं कोरोना काल के पहले 150 रुपये किलो था, 380 रुपये किलो हो गया। हमको इंडस्ट्री सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारा शिपिंग एक्सपेंसेज है, जो मैं कंटेनर $200 में भेजता था, आज $1000 में भेज रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे प्रोडक्ट की लागत कम से कम 50 से 80% बढ़ गई। तो
सेंट्रल गवर्नमेंट को इन सब इंडस्ट्रीज पर लगाम लगानी चाहिए कि अंधाधुंध प्राइस बढ़ रहे हैं प्लास्टिक के और स्टील के और एल्यूमिनियम के। इस पे अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई प्रकार की इंडस्ट्री इसके चलते बंद होने के कगार पे है। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए जा रहे हैं। उस कंडीशंस के अंदर युवा यही सोचता है कि सबसे अच्छा है या तो सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि 80 से 90% बजट का रेवेन्यू का पैसा तो सरकारी कर्मचारी को चला जाता है। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। फिर सेकंड प्रेफरेंस होती है कि अपन तो किसी एमएनसी के अंदर अपनी नौकरी कर लेते हैं। और अभी का वक्त तो बहुत अच्छा चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, घर बैठे बैठे अपना काम करो और तनख्वाह लो। तो बेरोजगारी बढ़ा दिया गया है और उद्यमी को, नए एंटरप्रेन्योर्स को कोई ऐसी योजना ही नहीं दी गई है कि आप प्रमोशन करें, कि आप कुछ नए प्रोडक्ट लेकर के आए, इंपोर्ट कम होकर के अपने यहाँ पर उत्पाद करें और इतना उत्पाद करें, इतना अच्छा उत्पाद करें कि वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे कि राजकुमार जी ने बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है। $200 में कंटेनर भेजा जाता था, आज की तारीख में उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू है 5 गुना हो चुकी है। $1000 उसकी वैल्यू हो चुकी, उसकी रेट हो चुकी है। उस कंडीशन में कैसे युवा उद्यमी ये सोच पाएंगे कि हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करें जो वर्ल्ड वाइड हम लोग, हमारा मार्केट उसको देख करके हम लोग बेच सकें। अगर इतना खर्चा उस चीज पे किया जाएगा तो मेरे को नहीं लगता वो लोग करेंगे। इतना युवा उद्यमी आगे बढ़ करके आएगा कि हम लोग कुछ काम करें। आप क्या कहना चाह रहे थे? अब ये आज बहुत अच्छी चर्चा हुई और मैं एसटीएन के रजत जी मैडम का और सारे स्टाफ का धन्यवाद देता चाहता हूं कि ये हमारी बात को पूरी पब्लिक तक, पूरे शहर में मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचता है। वह बहुत ही अच्छा, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लास्ट में जो इसका निचोड़ सामने आया है कि सरकारों को अपना व्यवसायीकरण लोगों पे बाहर डालना बंद करे और जनता के अनुरूप जन सेवा से जनता की सेवा करे। और ब्यूरोक्रेट्स को भी चाहिए कि वास्तविक देश की स्थिति को देखते हुए अब लोगों की सेवा के लिए आगे आए, लोगों की, उपभोक्ताओं की भावनाओं को समझे, उनको राहत दे। जब तक ये भावना इस देश में पैदा नहीं होगी तब तक ये देश पे अभाव और कई तरह की समस्याएं आती रहेगी। पुनः मैं आप सब लोगों का और सभी यहाँ पधारने वालों का धन्यवाद देता हूँ, खासकर रजत जी का और मैडम का, जो हमारे को बराबर हमारी बात को और आम जन तक पहुंचाती है। धन्यवाद। सबकी राय हमने जानी और जैसा कि ओवरऑल बजट को हम देखें, पूरी तरह से लोक लुभावन बजट ये रहा है। और अब यही उम्मीदें की जा रही कि जितनी भी घोषणाएं की गई हैं हर वर्ग का ध्यान रखते हुए घोषणा की गई, लेकिन एक वर्ग छूट गया। हम बात करें पेंशनधारियों के लिए, कुछ भी इसमें नहीं था बजट में। तो पेंशनधारी जितने भी हैं सबका यही कहना था कि उनके लिए भी कुछ खास इस बजट में होना था। खैर, अब यही बात आती है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और जल्द से जल्द जितनी भी बातें की गई, जितनी भी सौगातों का ढेर लगा दिया गया है, वो हर वर्ग को जैसे मिलना चाहिए वैसे जल्द से जल्द मिले। हमारे कार्यक्रम में सभी कोटा के जाने माने शख्सियत सब मौजूद रहे, प्रबुद्धजन मौजूद रहे। सबका एसटीएन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ एसटीएन के चैनल हेड रजत खन्ना जी भी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन लालपुरिया सर का, अशोक माहेश्वरी जी का, और जितने भी यहाँ पर सभी, मैं नाम सबके ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन सबसे वाकिफ हो गए। तो पूरी टीम की तरफ से हम बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हैं कि ये समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं और जब भी कुछ मौका रहता है हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस तरह के आयोजन हम करते ही रहेंगे। बजट से लेकर और भी कुछ ऐसे बिंदु लेकर आएंगे जिससे कि आपका जानना, और एसटीएन के माध्यम से कोटा शहर के मुद्दों को हम इस प्रोग्राम में ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीजिए मुझे विदा, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।